दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में एक स्पेकुलेशन का बबल बन चुका है। अक्रॉस दिल्ली एनसीआर प्रॉपर्टी मार्केट में साफ साफ एक स्पेकुलेशन बबल देखा जा सकता है। चाहे स्टेक होल्डर्स डिनाई करें या उसे सुगर कोट करें, सच्चाई यही है कि मार्केट में एक स्ट्रेस है। एक ऐसा स्ट्रेस है जो जेन्युइन होम बायर्स को इस मार्केट से बाहर रख रहा है। इस आर्टिफिशियल कार्टेल से जहां लग्जरी लॉन्चेज हो रहे हैं, प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, उससे एंड यूजर बायर मार्केट से बाहर है। जब मैंने पहली बार एक ऐसी संभावना जताई थी कि एनसीआर में प्रॉपर्टी क्रैश हो सकता है, सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो रियल एस्टेट के हैं वो हाइपर एक्टिव हो गए। आफ्टर ऑल दे हैव स्किन इन द गेम, उनका बिजनेस है। डीप डाउन वो जानते हैं कि पूरा बिजनेस बहुत एक शेकी ग्राउंड पे खड़ा है और इसीलिए वो इतने जिटरी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई छोटी चिंगारी, चाहे वो एक जर्नलिस्ट या यूट्यूबर का असेसमेंट ही क्यों नहीं हो, वो पूरे प्रॉपर्टी मार्केट के फंडामेंटल्स को एक्सपोज कर सकता है। और इसीलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे किसी भी अजम्पशन को साफ साफ डिसमिस कर दें। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और पिछले 2-1 महीनों में मैंने ये नोटिस किया है कि जिन लोगों का रियल एस्टेट बिजनेस में स्टेक नहीं है, जो एनालिस्ट स्टेक होल्डर नहीं है, अब वो भी बात करने लगे हैं कि मार्केट में एक स्पेकुलेशन का बबल बन गया है। क्रैश की बात ना भी करें, स्पेकुलेशन बबल वो मानते हैं। बट वेट, जिनका स्किन इन द गेम भी है, जो लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी अब कहने लगे हैं कि मार्केट में स्पेकुलेटर को एग्जिट कर जाना चाहिए। ये और बात है कि वो खुद हाईली इन्फ्लेटेड और स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑडियंस समझ जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूं। खैर, ऐसे भी रियल एस्टेट में पूरे इकोसिस्टम में ड्यूअलिटी और डबल स्पीक आम बात है। पिछले 2-3 सालों में दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या गाजियाबाद हो, एक ड्रामेटिक प्राइस एप्रिसिएशन दिखने को मिला है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्री लॉन्च हुए हैं, सारे सोल्ड आउट भी हुए हैं और कई नए प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि एक बूमिंग प्रॉपर्टी मार्केट है जहां बहुत स्ट्रांग डिमांड है। बस जिन्होंने प्रॉपर्टी मार्केट में सालों बिताया है और उससे भी ज्यादा जरूरी जो समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है और डिमांड सप्लाई साइकिल कैसे काम कर सकता है, वो मानते हैं कि मार्केट एक स्पेकुलेटिव फ्रेंजी को जेन्युइन एंड यूजर डिमांड समझने की गलती कर रहा है, जो कि एक टिपिकल हॉलमार्क होता है स्पेकुलेटिव बबल का। एक डिमांड का एक ऐसा इल्यूजन इस मार्केट में है क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स सेल हुए हैं, लेकिन ये यूनिट्स उन लोगों ने नहीं खरीदे हैं जो उसमें रहने वाले हैं। उन लोगों ने खरीदे हैं जो हाउस फ्लिपिंग कर रहे हैं। स्पेकुलेटर बुक करते हैं प्रॉपर्टी और प्रीमियम पे बेच देना चाहते हैं पोजीशन के पहले। स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर्स सारे एनसीआर मार्केट में वापस आ चुके हैं। उनकी एक्टिविटी ये इल्यूजन देती है कि हाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो डेवलपर्स भी ज्यादा से ज्यादा प्राइसेज एप्रिसिएट करते जाते हैं, फेज आफ्टर फेज प्राइस एप्रिसिएशन करते जाते हैं। क्या ये सस्टेनेबल डिमांड है? नहीं। उससे भी ज्यादा बुरा ये है कि ये एक गलत सिग्नल भेजता है अक्रॉस द रियल एस्टेट इकोसिस्टम में कि मार्केट में डिमांड है, तो डेवलपर्स भी जरूरत से ज्यादा बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, एक फेक मोमेंटम में आ जाते हैं। बैंक्स भी क्रेडिट नॉर्म्स को थोड़ा लिबरल बनाकर ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग करने लगते हैं। एंड यूजर्स थोड़े देर से इस मार्केट में ज्वाइन करते हैं क्योंकि एक मिराज ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन उनको भी दिखता है। अंत में हर कोई सफर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सफर करता है एक पुअर होम बायर, जिसके पास खोने के लिए सब कुछ है। उसकी जो सेविंग थी उसने खो दी, होम लोन का बर्डन आ गया, एक ऐसे होम लोन का बर्डन आ गया जो कि कोई नहीं जानता है कब डिलीवर होगा। उससे भी बुरा यह है कि वो डिलीवर होगा भी या नहीं होगा। सवाल यहां पर यह उठता है, मार्केट क्यों इग्नोर करता है अपने फंडामेंटल्स को प्रॉपर्टी के बिजनेस में? रेंटल यील्ड को आप देखें,
एक बार फिर ये 2% से नीचे आ गया है बहुत सारे माइक्रो मार्केट में, क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन आर्टिफिशियल है। पोस्ट कोविड रेंटल यील्ड जो थे वो 1.5 से 2% से बढ़ते हुए 3% तक चले गए थे, लेकिन आज अगर आप देखें लोन रेट 8% पे है और रेंटल 2% पे है, तो एक बहुत अलार्मिंग मिसमैच है। एफोर्डेबिलिटी की बात करें तो प्राइस टू इनकम रेशियो में कोई भी घर किसी भी गिवन सिटी में आज 10 साल से कम के ग्रॉस इनकम पे अवेलेबल नहीं है। इंडियन एवरेज एनीवे प्राइस टू इनकम रेशियो का 11 साल है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क माना गया है प्राइस टू इनकम रेशियो का 5 साल का ग्रॉस इनकम आपके घर की कीमत होनी चाहिए। ट्रैक टू रियल्टी रिसर्च की फाइंडिंग ये है कि एक बहुत बड़ा बायर चंक है जो रिसेंट इन्वेंट्री को जिसने लिया है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, एनआरआईज है और हाउस फ्लिपर है। और इन लोगों ने इसलिए नहीं खरीदा है कि वो एंड यूजर बायर होंगे, उसमें रहेंगे। डेफर्ड पेमेंट प्लान्स चल रहे हैं, बाई बैक स्कीम्स चल रही है, प्रोफाइल फाइनेंसिंग चल रही है और अंडर द टेबल प्रीमियम्स का भी खेल चल रहा है। ये सारे खेल जो पुराने दिनों में होते थे वापस आ गए हैं। एक ऐसी साइकिल में हम आए हैं जो कि 2013 से 20 के स्लोडाउन वाले साइकिल में था, लेकिन इस बार का बबल को एम्प्लीफाई करता है सोशल मीडिया भी। बहुत सारे प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स, ब्रोकर्स, डेवलपर्स ये सब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आकर इतना हाईली स्टाइलाइज्ड और एस्पिरेशनल इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि बायर के मन में एक फोमो क्रिएट किया जा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाइप क्रिएट कर रहा है, जो कि एक मुखौटा है छुपाने के लिए कि मार्केट में डिमांड में डेप्थ ही नहीं है। एक और मेजर डिफरेंशिएटर इस बार है जो कि रिस्क फैक्टर को कंपाउंड कर देता है। एक करेक्शन अगर होता है तो कैसे होगा, क्या ट्रिगर है? ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में क्रैशेज होते नहीं है, लेकिन ओवरनाइट नहीं होते हैं और अक्सर तब होते हैं जब स्पेकुलेशन फ्रेंजी अपने टॉप पे होता है। जब स्पेकुलेटर्स एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, इन मास प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो देखते हैं कोई बायर ही नहीं है। फिर कंस्ट्रक्शन डिले शुरू होता है, लिक्विडिटी क्रंच शुरू होता है, सबका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स आ जाते हैं, पॉलिसी शिफ्ट्स चेंज होते हैं, सबके तरफ से एक ट्रिगर होता है पैनिक बटन का, हर कोई रिस्क एवर्स हो जाता है। इस इन्वायरमेंट में प्राइस स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर वो प्राइस स्टैग्नेंट होते हुए करेक्शन की तरफ आता है। खासकर इन्वेस्टर ड्रिवन जो कॉरिडोर्स हैं, फॉर एग्जांपल एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेसवे है, साउदर्न पेरीफेरी रोड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, नोएडा एक्सटेंशन है, सिद्धार्थ विहार है और ऐसे बहुत सारे माइक्रो मार्केट्स हैं जहां की हाईली एप्रिसिएटेड, आर्टिफिशियल एप्रिसिएटेड प्राइस पॉइंट है। थोड़े कॉशन की यहां पर जरूरत है। देखिए, मैं कोई डूम्सडे प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं और मैंने हमेशा एक बात मेंटेन किया है, प्रॉपर्टी में प्राइस करेक्शन मैं भी नहीं चाहता हूं, किसी बिल्डर के लिए नहीं, किसी रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं, लेकिन एक आम आदमी के लिए मैं चाहता हूं प्राइस करेक्शन नहीं हो। लेकिन एक प्रूडेंस की जरूरत तो है। बायर्स, ब्रोकर्स, डेवलपर्स सबको एक पॉज बटन दबाना है और सोचना है, क्या घर बाइंग सेलिंग जो हो रहा है ट्रेडिंग कमोडिटी की तरह होगा? क्या लोग उसमें रहेंगे या नेक्स्ट फ्लिप के लिए घर खरीद बेच रहे हैं? मैंने मल्टीपल रियल एस्टेट साइकिल देखा है और एक सच तो है कि रियल एस्टेट में डिमांड हमेशा वापस आती है। 140 करोड़ प्लस के कंट्री में डिमांड हमेशा रहेगी, जरूरत हमेशा रहेगी, घरों की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन डिमांड वापस आते हैं स्पेकुलेशन जब क्लियर आउट हो जाता है तब। मैक्रो इकोनॉमी ब्राइट होनी चाहिए, जॉब मार्केट बूमिंग होना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिविटी होना चाहिए, आज की तरह मिसलीडिंग फ्लाई बाय नाइट ऑप्टिमिज्म नहीं होना चाहिए। रिवाइवल प्रोसेस भी काफी टाइम टेकिंग वाला होता है। याद कीजिए स्टैग्नेशन का पीरियड 2013 से 2020 के बीच में। प्रॉपर्टी मार्केट दिल्ली एनसीआर में आज फंडामेंटल्स में ग्राउंडेड नहीं है। जो ग्राउंडेड डेवलपर्स बैंगलोर मार्केट के थे, जिन्होंने नोएडा और गाजियाबाद मार्केट में एंट्री ली है, वो भी यहां पे ग्राउंडेड नहीं दिख रहे हैं। वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई प्राइस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सीधा सीधा इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर ड्रिवन प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हर कोई चाहता है, लेकिन किस कॉस्ट पे? बायर के अफोर्डेबिलिटी के कॉस्ट पे हो रहा है।
15,000 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट नोएडा और गाजियाबाद में सस्टेनेबल मार्केट डायनामिक्स नहीं है। जिस तरह के यहां लोअर जॉब्स हैं, लोअर वेज ग्रोथ है इस रीजन में, एक एंड यूजर जो घर बाकई अफोर्ड कर सकता है वो आज इंडियन डेमोग्राफी का सिर्फ टॉप 1% है, और वो भी, उसके भी घर खरीदने की एक लिमिट है, चाहे वो कितना भी मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदकर पैसा पार्क कर रहा हो। आज इंडिया का टॉप 8 सिटीज 10 लाख से ज्यादा अनसोल्ड यूनिट के साथ बैठा है। यह नंबर डबल हो जाएगा अगर हम डाटा ले लें इंडिया के टॉप 30 सिटीज की। लेकिन कौन जानता है कि रियल नंबर क्या है अनसोल्ड स्टॉक्स का अक्रॉस इंडिया। जितने रिसर्च रिपोर्ट सेक्टर में आते हैं वो सब रिग्ड होते हैं। ये ब्रोकर हैं जो अपने को प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स बोलते हैं, वो डाटा मैनिपुलेट करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार या अपने क्लाइंट की सुविधा के अनुसार, जो क्लाइंट होता है बिल्डर। सबसे जरूरी बात है, डेवलपर्स की का जो लालच है लॉन्च में, लग्जरी लॉन्चेस करने के लिए, वो मार्केट की रियलिटी से बहुत दूर है। क्या डेवलपर्स समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? नहीं। वो समझते हैं मोमेंटम उनके फेवर में है और स्पेकुलेटर उनको पैसा टाइम पर देगा, लेकिन जिस दिन बीच में देना बंद कर देगा, आप ब्लेम करेंगे मार्केट कंडीशंस पे, कैश फ्लो इश्यूज पे। आप तो इसी में बहुत अच्छे हैं, आपने पिछले कई सालों से यही किया है। उसके बाद क्या होगा? रेरा प्रोजेक्ट टाइमलाइन को एक्सटेंड करता चला जाएगा। गवर्नमेंट रिलक्टेंटली ही सही आपको स्ट्रेस फंड देने लगेगी, लेकिन एक जेन्युइन होम बायर जिसको घर चाहिए उसका क्या है? उसको तो इस स्पेकुलेशन बबल से दूर रहना चाहिए। उसको सिर्फ रेडी टू मूव अपार्टमेंट में ही जाना चाहिए और रियल प्राइस को इवैल्यूएट कर लेना चाहिए सेकेंडरी मार्केट से कंपेयर करके। और नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी एक नंबर बन जाएंगे उन लाखों नंबर में जो एक एंक्ससली वेट कर रहे हैं कि उनको घर मिले और बिल्डर उनके साथ सिर्फ तारीख पे तारीख का खेल खेल रहा है। मल्टीपल लिटिगेशंस हो रहे हैं, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है और मल्टीपल लिटिगेशन से सब कुछ ड्रैग किया जा रहा है। क्या एज ए जेन्युइन होम बायर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? चॉइस आपका है। आप इस स्पेकुलेशन बबल का पार्ट बनना चाहते हैं या इससे अलग रहना चाहते हैं? अगर आप ये सोचकर प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर कर रहे हैं एज ए जेन्युइन एंड यूजर होम बायर कि प्राइस एप्रिशिएट कर रहा है, कांस्टेंट एप्रिसिएशन चलता रहेगा, तो आप बहुत जल्दी आपको एक शॉक मिलने वाला है। चॉइस आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।